अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी रोजाना की बुनियाद पर मालूमाती प्रोग्राम्स आप सबके लिए लेकर आता है। आज भी हम एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से तालिब इल्मों के अंदर न सिर्फ उनकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर किया जाता है, बल्कि एक अच्छी और मेयारी करियर काउंसलिंग के जरिए से तालिब इल्मों की एक बेहतरीन मुस्तकबिल का जो है वो उसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसका जो एक बेहतरीन मुस्तकबिल है, बेहतर मुस्तकबिल, उसका ज़ामन बनती है एक अच्छी करियर काउंसलिंग। तो नाज़रीन, करियर काउंसलिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की अहमियत के ऊपर, जैसे हम एक राइट करियर अपने लिए चूज कर सकते हैं। खासतौर पर जो तालिब इल्म ये शो देख रहे हैं, जरूर ये शो देखें, एंड तक देखें। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ुसूसी तौर पर मिस महबूब खान, जो कि डेवलपमेंट कंसल्टेंट है और इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच उस्मान। यू वेलकम। नाज़रीन, सवालों को आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस शो को देख रहे हैं, ना सिर्फ आप इस शो को देखें बल्कि अपने सवालात के साथ इस शो का हिस्सा बने। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जिसमें सवाल पूछ सकते हैं और अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने करियर के हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछें। मैं बढ़ता हूँ अपने सवालों के सिलसिले की तरफ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम एक सही करियर किस तरह से चूज कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच उस्मान, आपका अपने शो पे बुलाने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि दिस इज द नीड ऑफ आवर। आजकल जो दौर चल रहा है और इस वक्त जिस तरह से एक सेंसिटिव किस्म का कंपटीशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त एस्पेक्ट है करियर काउंसलिंग, जिसमें हम आज बातचीत करेंगे। आपको क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले अपना करियर किस तरह से चूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम किसी करियर काउंसलिंग की तरफ जाते हैं या करियर काउंसलर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि फर्स्ट यू शुड नो योरसेल्फ, व्हाट यू आर, व्हाट योर लाइक पोटेंशियल इज, राइट। सो जब आप बात करते हैं कि हाउ वी शैल बी नोइंग आवरसेल्फ, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है आवर स्ट्रेंथ्स, आवर वीकनेसेस, आवर अपॉर्चुनिटीज, आवर थ्रेट्स। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। ज्यादातर बच्चों को मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आप जो हैं वो यू आर योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। आप यू आर नॉट योर एल्डर ब्रदर, मे बी यू आर नॉट योर एल्डर सिस्टर, यू आर नॉट लाइक योर खाला, पप्पो, चाचू, मामू, जिनको नॉर्मली हम आइडियलाइज किया करते हैं। जब हम करियर चूज करने की तरफ जाते हैं तो ज्यादातर हमारा ये होता है कि जी क्योंकि बड़े भाई इंजीनियर बन रहे हैं तो मैंने भी इंजीनियर बनना है, या मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो डॉक्टर बन रही हैं तो मैंने भी डॉक्टर की तरफ जाना है, या मेरी खाला का ये प्रोफेशन है, या मेरे मामू का, जो भी हमारा ज्यादा हमारे ऊपर जो है वो एम्फसाइज करता है, जो भी रिलेशन, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पेरेंट्स की भी जो है वो ड्रीम्स होती हैं बच्चों के साथ जुड़ी हुई कि हमारी बेटी है तो उसने डॉक्टर ही बनना है, और अगर हमारा बच्चा है तो उसने इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना है। So over the years, so many students came to me and they said, "Ki, we are interested in it." I always say, "Ki, this could be your interest, maybe, but this might not be your potential." Once you are saying, कि "I'm interested in this," आपका potential maybe कोई different चीज हो सकती है. These two are different parameters, right? One is like interest, and other one is potential. So what we need to do is we need to identify our potential first. जिसके लिए फिर हम definitely हमें जो है वो अपना एनालिसिस करना होता है। और 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है हम नॉर्मली एनालिसिस को जो है वो रेफर करते हैं। फर्स्ट इज एप्टीट्यूड, अदर वन इज इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस एंड योर पर्सनालिटी। इन 4 पैरामीटर्स को जो है वो आपने असेस करना होता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपना कोई भी करियर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसका एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम। वो कहते हैं कि जी हमसे ये एनालिसिस नहीं होता, हम किस तरह से चूज करें। तो उसके लिए बेहतरीन चीज है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ करियर काउंसलर, प्रोफेशनल करियर काउंसलर, जो कि आपको प्रोफेशनल करियर काउंसलर जो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स कर देते हैं, आपकी करियर काउंसलिंग करते हैं। इसमें भी 2 ही एस्पेक्ट्स जो है वो ज्यादातर फॉलो हो रहे होते हैं। Once we talk about psychometric assessment, this is not about like about our mental health, but these are certain psychological tests, like for these are aptitude test, maybe interest आपका गेज करते हैं, फिर आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको देखा जाता है,
इंटेलिजेंस को जो है वो गेज किया जाता है, तो सर्टेन टेस्ट के थ्रू इसको जो है वो गेज किया जा सकता है। माजरत के साथ मैं आपकी यहाँ से एक सवाल पूछना चाहूंगा आपकी बात को काटते हुए। आपने कुछ टर्म्स का यूज किया, साइकोलॉजिकल टर्म्स। मुझे ये बताएं, जो आम बच्चा है जो स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहा है, सेकेंडरी का या हाई स्कूल एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो किस तरह ये सब पर्सनैलिटी टेस्ट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है और एक राइट कैरियर की तरफ चल सकता है? एक आम स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्कूल का, कोई हाई फाई स्कूल नहीं है, कोई ज्यादा रिच बैकग्राउंड नहीं है, एक सिंपल सा स्टूडेंट है, वो किस तरह सही कैरियर की तरफ जा सकता है? देखिए, हम ये बिल्कुल सिंपल और आम स्टूडेंट ही की बात कर रहे हैं। ये हम किसी ऐसे, अब आप अपना एप्टीट्यूड जो है, नॉर्मली ज्यादातर बच्चों को अगर देखा जाए तो वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, मुझे इस चीज का शौक है, मुझे ये, आपके इंटरेस्ट जो है वो आपके एज, आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपेरिमेंट, इसके साथ बदल जाते हैं। नॉर्मली इंटरेस्ट गेट चेंजेस, बट जो आपका एप्टीट्यूड और आपका आईक्यू लेवल है वो चेंज नहीं होता, राइट? तो सबसे पहली चीज तो ये, जो हम आम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हर इदारे में, चाहे वो आम स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारे पास एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर ऑल द टाइम होना चाहिए। कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, ज्यादातर घरों में वो इस तरह से उनका ट्रेनिंग नहीं है या वो इस तरह से अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, तो कम से कम जब वो स्कूल में आते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में उनके पास एक इस तरह का करियर काउंसलर मौजूद हो जो उनके एप्टीट्यूड को गेज करके उनको जो है वो सही गाइडलाइन दे सके। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह आप, जैसे कि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, और फिर इसके साथ साथ कोविड-19 गुजरा है जिसकी वजह से सेक्टर के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई। तो आज के दौर में अगर एक स्टूडेंट है वो इस स्टेज पर वो कुछ अपने आप ब्रांच चूज करना चाहता है, कुछ फील्ड चूज करना चाहता है, तो उसे क्या, कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए? अच्छा, बेसिकली हम जब बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आप यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपको किस चीज की तरफ जाना है। आप अपने कोर्सेज जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, फर्स्ट डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, राइट? तो आप उनमें यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव, कि आपको फोकस होना चाहिए कि आपने किस कोर्स को जो है वो ऑप्ट करना है। उसके बाद फिर आपकी सिटी सिलेक्शन आ जाती है कि आपकी लोकेशन क्या होगी, कंट्री कौन सा है, आप लोकली करना चाहते हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं। फिर आपके अल्टरनेटिव करियर रूट्स होते हैं जिनको नॉर्मली कंसिडर नहीं किया जाता। एक चीज के पीछे जब हमारे बच्चे जा रहे होते हैं तो कभी भी ना टीचर्स उनको अल्टरनेटिव करियर रूट्स के बारे में जो है वो गाइडलाइन दे रहे होते हैं, ना वो खुद इन चीजों को कंसिडर करते हैं। फिर इसके अलावा जब हम अल्टरनेटिव करियर रूट्स की बात करते हैं, तो कंटेम्प्रेरी या कॉम्प्लीमेंट्री जो कोर्सेज हैं या जो अलाइक कोर्सेज हैं, या किस तरह से हाउ लाइक वन कोर्स इज एप्लीकेबल इन डिफरेंट मे बी इंडस्ट्रीज, मे बी इन डिफरेंट सेक्टर्स, सो इन चीजों को नहीं कंसिडर किया जा रहा। फिर नॉर्मली ये होता है कि हर आते दिन के साथ डे बाय डे जो है वो न्यू एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है वो हर यूनिवर्सिटी का, एवरी कॉलेज हैज गॉट देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ एडमिशंस ओवर देयर। फिर एडमिशन प्रोसेसेस आर गेटिंग चेंजेस डे बाय डे, डे बाय डे। तो हमें बहुत ही सिलेक्टिव होकर जो उसके ऑप्शंस को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर हम ऑप्शंस को वाइजली सिलेक्ट कर लेते हैं वंस, तो फिर हमारा जो आगे का जो नेक्स्ट रूट है वो कंपैरेटिवली काफी स्मूथ हो जाता है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा अगर मैं ब्रीफ करूं, तो आपका बेसिकली ये 4 एस्पेक्ट्स या 4 पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करके जो है वो आप अपने करियर को स्मूथ कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है, जिसको हमने थोड़ा सा भी डिस्कस भी किया, कि नो योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद की अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस जानने की जरूरत है कि आपने है क्या, आप किस चीज में आप जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं और उसको आप गेज किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड थिंग होती है आपके ऑप्शंस। आप हमेशा सबसे पहले अपनी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें कि आपके अवेलेबल ऑप्शंस हैं क्या, कौन से कोर्सेज आपके पास हो रहे हैं, आपके सिटी में क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इंडस्ट्री वाइज कौन से कोर्सेज ऐसे होंगे जो डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकते हैं। फिर प्रॉपर बैकअप प्लान आपके पास एक होना चाहिए कि अगर आपके ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक, ऑलवेज से वी नीड टू बी, ऑल्दो वी नीड टू बी फोकस्ड, बट बैकअप प्लान हमेशा एक हमारे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे रिसोर्सेज आते हैं, हमें उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए और बहुत वाइजली रखना चाहिए। एंड वी नीड टू बी ओपन एंड अंडरस्टैंड कि हमारे रिसोर्सेज हैं क्या जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे अल्टीमेटली। इंडेफिनेटली ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको फोकस करके, एंड यस, स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, स्कोप हमें जो है हमेशा अपने कंसिडरेशन में रखना चाहिए। तो इन पैरामीटर्स को फॉलो करके जो है हम एक प्रॉपर अपना जो है वो करियर ग्रोथ को गेज कर सकते हैं।
सही। मैम आपने 4 चीजें यहाँ पर बताई। एक, नो योरसेल्फ, अपने इंटरेस्ट को जाने, फिर उसके बाद ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें कि हम क्या ऑप्शन है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज, साइल की आपने बात, और फिर लास्ट पे आपने स्कोप की बात। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके इंटरेस्ट और स्कोप के दरमियान क्लैश आ जाता है, आपका इंटरेस्ट कुछ और करने का है, आपका दिल नहीं करता है, कुछ दिल नहीं करता आपका कुछ और करने को, लेकिन उस चीज का जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसका कोई स्कोप नहीं है के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए? अच्छा, फर्स्ट हमें सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये स्कोप और इंटरेस्ट जब क्लैश करता है, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि स्कोप होता क्या है। ठीक है, मेरे पास ज्यादातर जब बच्चे आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि जी हमारा ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, मैं आईटी पढ़ रहा हूँ या मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मेरा जो भी टेक्निकल फील्ड है, इसका मैम स्कोप क्या है। अब स्कोप को हमने हमेशा, जो क्लस्टर हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है आइदर पहली जो एस्पेक्ट है वो सैलरी, कि हमारे जो है वो बेनिफिट्स क्या होंगे, और सेकंड हमारा होता है डेजिग्नेशन या प्लेसमेंट्स हमारे किधर पे हो रहे होंगे। स्कोप हैज नथिंग टू डू विद सैलरी एंड द प्लेसमेंट, it's an entirely a different thing. What scope is, what your potential is, how you are like applicable in different industries, how you can be used maximum in different industries, that's what you need to gauge and identify. बट जब भी हम बात करते हैं स्कोप की, तो बच्चे हमेशा या जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स भी हमेशा सैलरी से स्कोप को जो है वो जोड़ देते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड या कोर्स को पढ़ता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी या उसकी किस डेजिग्नेशन के ऊपर प्लेसमेंट होगी। मैं समझती हूँ कि इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ये स्टेज ही नहीं होती आपकी कि आप यहाँ पे जो है ना वो सैलरीज और इन चीजों को देखें। जिस वक्त आप अपने स्कोप को जज कर रहे होते हैं, आपको पहली चीज ये देखनी चाहिए कि आप मैक्सिमम, आपका पोटेंशियल क्या कहता है, आप किस चीज में जाके मैक्सिमम जो है वो किसी भी इंडस्ट्री को फायदा दे सकते हैं। जब आप अपने स्कोप को आइडेंटिफाई करके चल रहे होते हैं तो आपका स्कोप और आपका इंटरेस्ट कभी क्लैश नहीं करता, और जब ये क्लैश नहीं करता तो आप इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ना कि आप जाके एक पर्टिकुलर जॉब या सैलरी के लिए खड़े हों, आप जॉब जनरेट करने वाली पोजीशन में चले जाते हैं और आप सैलरी देने की पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से बताया कि स्कोप और इंटरेस्ट किस तरह क्लैश नहीं कर सकते। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि अपने सवालों के साथ हमारे शो करने करियर काउंसलिंग के हवाले से, अपने करियर के हवाले से कोई भी सवाल आपके ज़हन में है तो जरूर पूछिए। हमें हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम आपने स्कोप की तो बात की, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका पॉइंट था ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने वाला। ऑप्शंस होना कितना जरूरी है, एक बैकअप प्लान होना कितना जरूरी है। जिस तरह आजकल बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन मेरिट ना बनने की वजह से वो उस मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाते, तो फिर ऐसी सूरत में बैकअप प्लान का होना कितना जरूरी है? देखिए, बैकअप प्लान मैं हमेशा कहती हूँ कि होना बहुत जरूरी है, और नॉर्मली ऑल्दो वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड, हमें हमेशा बहुत फोकस अप्रोच के साथ जो है वो अपना करियर प्लान करना चाहिए, बट देयर शुड ऑलवेज अ बैकअप प्लान। और हम इस वक्त वी आर इन अ सो मच एक्सटेंसिवली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, राइट। दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना एक्सटेंसिवली चीजें चेंज हो रही हैं कि आप हमेशा अपने पास एक प्लान भी होना चाहिए, but not because के I couldn't do this, so I couldn't do this, or I'm not left with any other option, so that's why this is my backup plan. No, it's not like this. If plan A fails, then I shall be having this proper planned backup plan, right? अब लास्ट मिनट डिसीजंस जो होते हैं, दिस इज समथिंग वेरी हैंडी एंड वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, बट ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सो मेनी बैकअप प्लान्स हैं आपके, कोई एक फेल होगा तो दूसरा फेल होगा तो तीसरा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It should be very handy and very planned, very like logical backup plan, but only one. It's not like if your A plan fails then B plan fails then C and all that. So हमेशा आप जो है वो अपना एक बैकअप प्लान रखें ताकि जो आपकी जो लास्ट मिनट के जो डिसीजंस होते हैं उसके डिजास्टर से आप बच सकें. Knowing alternative routes, knowing the maybe allied sectors, knowing the allied courses is always a good option. So always have a one backup plan. इसमें मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि हमारे जो ऑप्शनल स्टडीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा कहते हैं कि जी मैंने आर्मी ज्वाइन करना है, राइट, इट्स अ वेरी गुड करियर, बट आर्मी में बहुत छोटी छोटी सी चीजों पे आपका सिलेक्शन रह जाता है, राइट. इट्स नॉट, दिस इज नॉट समथिंग कि आप कहते हैं कि मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश करना है और आप पढ़ते हैं और आप अल्टीमेटली मास्टर्स इन इंग्लिश होके आप एमए इंग्लिश हो जाते हैं. इट्स नॉट लाइक दिस. आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसमें आप इट्स टोटली ऑप्शनल थिंग, राइट.
या आप सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम देने जाते हैं, CSS के जो एग्जामिनेशन है उसमें अक्सर बच्चों ने अपना कोई बैकअप प्लान नहीं रखा होता। उनसे पूछे क्या करना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है या मैंने जो है वो क्या नाम है उसमें जाना है, ये CSS करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आप आर्मी में फॉर एग्जांपल आपका नहीं सिलेक्शन होता तो फिर व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शनल थिंग ना। उसके लिए आपको हमेशा जो है अपना बैकअप प्लान आपका होना चाहिए। सॉरी बेटा आई कांट हियर यू। हम बैकअप प्लान की आप बात कर रही थी, हम बात करते हैं रिसोर्सेज के हवाले से। आपने कैरियर किया, उसमें आगे बढ़ने की आपने सोचा कि हम इस कैरियर को चूज करेंगे और अपना नाम। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज का होना कितना जरूरी है किसी भी करियर में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। देखिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑफ कोर्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के पास जब भी हम उस चीज में होते हैं या हम करिए, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होती है रिसोर्सेज की। वन इज आवर ओन टाइम एंड सेकेंड इज पेरेंट्स के पैसे, आपके पेरेंटल मनी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आपके पास हमेशा 2 रिसोर्सेज होते हैं, एक आपका अपना टाइम होता है, दूसरा आपके वालिदैन के पैसे होते हैं। आप उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम ब्रैकेट अपने लिए चूज करते हैं या फिर इट कुड बी लाइक व्हाट दैट कोर्स पर्टिकुलर कोर्स डिमांड्स फॉर। तो आप उसकी टाइम ब्रैकेट को डिसाइड करते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम में इस सर्टेन कोर्सेज को जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स एंड यू नीड टू बी वेरी ओपन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड फेयर इन एडवांस मे बी, बिकॉज जो फाइनेंशियल आपके रिसोर्सेज हैं उसको आप अचानक डिसाइड नहीं कर सकते, because cost of education is very high not only in Pakistan even in abroad as well। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने रिसोर्सेज को ओपनली एनालाइज करने की जरूरत है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आपके जो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज हैं वो अलाइन कर रहे हो, मैच कर रहे हो एक दूसरे से। तो अचानक डिसीजंस आपके इसमें नॉर्मली मैंने देखा है होता क्या है कि ना बच्चे अपना टाइम देखते हैं, ऐसी चीज को ऑप्ट कर लेते हैं कि जो उनके टाइमलाइन से मैच नहीं कर रही होती, ना वो बच्चे अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं अपने पेरेंट्स की, और कोई ऐसी किसी इस किस्म की फील्ड में चले जाते हैं जो बिल्कुल उनको फाइनेंशियली बर्डनाइज कर देती है उनके पेरेंट्स को, और अल्टीमेटली वो जो उनका ड्रीम होता है वो फिर नहीं होता, फुलफिल ही नहीं हो पाता और रह जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को पहले ही एनालाइज कर लें और दोनों को अलाइन करके चलें ताकि जो अचानक डिसीजंस हैं ये ना हो। ठीक मैम, अब मैं गुजारिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को डिस्प्ले किया जाए ताकि ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकें, जान सकें कि ऑडियंस क्या सवाल कर रही है। मिस नवीश हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों को जरूर एंटरटेन किया जाएगा, अपने सवाल हमारे साथ शामिल करते जाएं। तो एक सवाल आया था मिस आजिया तबस्सुम की जानिब से, पूछते कि अगर स्टूडेंट सिर्फ BA पास है तो उसे क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि जो बाकी डिग्री होती है जैसे इंजीनियरिंग होगी या BCom हो गया, वो सब प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके बाद कोई इंसान आसानी से जॉब हासिल कर सकता है, लेकिन एक BA पास के क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आगे फर्दर अपनी कैरियर चूज करने में, इस हवाले से आप गाइड कर दें। अच्छा पता है बेटे उस्मान, हमारे पास ऑलवेज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सिर्फ हमें उनको आइडेंटिफाई करने की, डिग आउट करने की जरूरत होती है। मैं अपने नाम नहीं लेती, आई वाज वर्किंग इन इंडस्ट्री, इंटरनेशनल बैंक में मैं काम करती थी, तो मेरे पास एक ऑफिस बॉय पीएन जो था वो ऑल द टाइम बैठा रहता था मेरे दरवाजे के ऊपर, और उसका काम सिर्फ ये था कि उसने चाय जो है वो गेस्ट को सर्व करनी है जब गेस्ट आने, अदरवाइज वो बिल्कुल फ्री होके बाहर वो बैठा रहेगा। उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो मेरे ख्याल से उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था, 8th या 9th क्लास उसने पास आउट किया था और उसके बाद वो ये काम कर रहा था। सिंपल सा उसका ये तरीका करके कि वो जब फ्री होता था तो मैं उसको अक्सर बैठ के कहती थी कि आप कोई टेक्निकल चीज क्यों नहीं सीख लेते, तो उसने कहा मैम मैं क्या सीखूं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ 8th क्लास तक 8वीं तक पढ़ा हुआ। तो उस दौर में ये बात है अब से कोई 15-20 साल पुरानी, फोटोकॉपीज का बहुत ज्यादा जो है वो रुझान हुआ करता था, और फोटोकॉपियर मशीन और ये प्रिंटिंग मशीन हर ऑफिस में इतने कॉमन नहीं होते थे। तो जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस था तो वहां पे एक ही फोटोकॉपियर था और वो इसके पास था। तो इसको मैंने वो फोटोकॉपीज करना, कंप्यूटर का थोड़ा सा प्रिंट लेना सिखा दिया कि किस तरह से प्रिंट जो है आप उसको सारी चीजों को वर्ड डॉक्यूमेंट को अलाइन करके, एक्सेल को अलाइन करके किस तरह से आप प्रिंट्स निकाल सकते हैं। उस बच्चे ने वहां पे वो प्रिंट्स लेने शुरू किए, वो अपना सारा टाइम बैठा रहता था, उसका इतना ज्यादा काम नहीं था, उसके पास टाइम बहुत होता था, तो ही वाज अ क्विक लर्नर, उसने वो चीज को सीख भी लिया। उसके बाद उसने प्रिंटिंग शुरू की उस बिल्डिंग के,
तो वो बिल्डिंग के प्रिंट्स करता रहा और उसके बाद अल्टीमेटली उसकी एक शॉप बन गई जिसमें उसने अपनी फोटोकॉपियर मशीन थी, वो कलर्ड प्रिंट्स और ये सारा कुछ जो इसका एक सेटअप था वो चल पड़ा। और वो मतलब वो बहुत उस वक्त परेशान था। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल नीड्स के लिए लोग जो है वो बिजनेस की तरफ जाते हैं, और वो ना सिर्फ उस जॉब से पैसे कमा रहा था बल्कि उसका वो साइड बिजनेस स्टार्ट हो गया और फिर उसने वो जॉब छोड़ दी और वो उस बिजनेस से ही बहुत ज्यादा एनहांस कर गया। तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमेशा होती है, सिर्फ हमें जो है ना उनको थोड़ा सा अपने आप को अलाइन और आइडेंटिफाई अपने जो स्कोप से अपॉर्चुनिटीज उनको करने की जरूरत होती है। ठीक ठीक मैम, यहाँ पर हम एक हैरानकुन सिचुएशन देख रहे हैं। हमें 3 सवाल आ चुके हैं तैयब, मोहम्मद हमजा और अहमद अली की जानिब से कि उन्होंने मैट्रिक किया है, उनको ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने आगे क्या करना है। हमें 3 सवाल आ चुके हैं, एक ही सवाल है 3 मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि मैट्रिक कर लिया, आगे क्या करें। बेटे जैसे हमने अभी सबसे पहले जो है ना उनको जरूरत है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी वीकनेसेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को और अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें। अगर वो इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके लिए वो एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर को कंसल्ट कर सकते हैं। उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है वो बहुत ही सर्टेन से बड़े नॉमिनल से टेस्ट होते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकते हैं और वो किसी जाके प्रोफेशनल करियर काउंसलर से भी वो अपने टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। सर्टेन टेस्ट होते हैं, दे शैल बी अंडरगोइंग थ्रू दोस टेस्ट और उसके बाद उसकी असेसमेंट के बेस पे उनको बेटर जो है वो सजेस्ट किया जा सकता है कि वो किस करियर को जो है वो ऑप्ट करें। बेटा आई कांट हियर यू। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि आप अपने क्लोजिंग रिमार्क भी दीजिएगा और ये जरूर रखिएगा पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं आज के दौर में जिनमें करियर बनाना एक बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जो है ना फील्ड्स मौजूद है। अगर हम ज्यादातर हमारे बच्चों में या हम लोगों में खुद भी जब हम भी अपने इस कॉलेज लाइफ से गुजरे थे तो हमेशा हम बाहर के मुल्कों को बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया करते थे। अगर आप जापान को देखें तो वो इतना सा छोटा सा कंट्री है और उन्होंने जो अपनी पहाड़ों के ऊपर जो है वो अपनी एग्रीकल्चर को वो जो है वो क्रॉप्स को लगाते, बट येट उनका जो है वो एक्सपोर्ट्स में आप देखिए किधर पे। अगर आप सिंगापुर की मिसाल ले लें तो वो भी इट्स अ वेरी टाइम बहुत स्मॉल कंट्री है और उनकी भी क्रॉप्स इसी तरह। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो उनके फादर या उनके फोर फादर्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब फार्मर के या तो वो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं या उनका जमीन होता है और वो कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चरल बिजनेस से जो है वो रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो बच्चे एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहते। उनके पास फर्स्ट हैंड उसका सारा इंफॉर्मेशन भी होता है, वो अगर चाहें तो वो डिग्रीज करके उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एड ऑन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन वो फैसिनेशंस जो होती हैं कि हमारे कजन ने क्योंकि कॉमर्स फील्ड रखी है तो आई शुड बी गोइंग फॉर कॉमर्स, और अगर किसी एक ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है फैमिली में तो पीछे से सारे 5 जो बच्चे या 10 बच्चे जो है वो सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएंगे without knowing their own interest, without knowing their own potential, without knowing their own like self strengths or weaknesses and everything। तो हमें इस चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है। आप एक तो सबसे पहले काम में शर्म नहीं होती, आप अपने काम को आइडेंटिफाई करें और उसी में आप जो है वो अपना स्कोप तलाश करें। अगर हम इस तरह से चीजों को आइडियलाइज करते रहेंगे कि नहीं हमने ये तो किसान का काम है, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा जो है वो फील्ड है, इट्स अ बिग डोमेन। आप देखिए टेक्सटाइल की सारी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। अगर आप पैकेजिंग इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं जो पेपर पल्प है और ये सारा कुछ ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन जिस वक्त बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमने किसान नहीं बनना। इट हैज नथिंग टू डू अबाउट आपने किसान बनना है या आपने क्या करना है। आप ये देखिए कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है और माशाल्लाह इतना एग्रीकल्चर रिच कंट्री हमारे पास मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे सब बच्चे जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी मैम, अभी हमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किस स्किल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सॉरी कम अगेन, आई कुडंट हियर यू। जी माय क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किन स्किल्स का होना लाजमी, किन स्किल्स का होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये एक एटीट्यूड का नाम है। इट हैज नथिंग टू डू अबाउट जिसने अपना बिजनेस करना है। मैं यहाँ पे अगर मनाल का मिसाल दूंगी
तो वो कोई बहुत ज्यादा गलत मिसाल नहीं होगी कि जो बच्चा एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है लेकिन वो अपने फादर से एक छोटा सा कैपिटल लेके उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कैंटीन को चलाना शुरू करता है और अल्टीमेटली वो एक जो है वो हॉस्पिटैलिटी चेन को ओन कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आपका एक एटीट्यूड होता है जो आपको जो है वो बिजनेस की तरफ लेके जा रहा होता है। जब हमारा एक एटीट्यूड होता है कि जी हमने पढ़ना है, एक एमए करना है, फिर दूसरा एमए करना है, फिर तीसरा एमए करना है, फिर चौथा एमए करना है, उस दौरान कोई जॉब मिल जाती है तो हमने जॉब कर लेनी है और हमने सर्टेन जो है कोई सैलरी ब्रैकेट में जाके रिटायर हो जाना है, तो आप कभी भी जो है वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपका ये है कि जी मुझे सर्टेन इंडस्ट्री में या सर्टेन कोर्सेज का एक्सपर्टीज आनी चाहिए, मुझे इसकी हर चीज का पता होना चाहिए, आपके अंदर वो जो एक हंगर होती है ना नॉलेज की, जो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो आपको फिर खुद ब खुद एंटरप्रेन्योर बनाती है और कहीं पहुंचा देती है। सही है, आपने बहुत ही ब्रीफली सब बातों को, सारी जो गुफ्तगू थी उसको आपने बहुत ब्रीफली हर टॉपिक को टच किया। मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि आप अपने फाइनल वर्ड्स दें ताकि हम प्रोग्राम को एंड कर सकें। बेटे आई वुड हाईली अप्रिशिएट फर्स्ट कि आपने इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया और मेरे ख्याल से हमने जितने भी पैरामीटर्स अभी तक डिस्कस किए, अगर हम इनको लॉजिकली कंसिडर करें तो हम लॉजिकल कंक्लूजन्स की तरफ आ सकते हैं। जब भी हम किसी करियर ग्रोथ की तरफ जाते हैं या अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को डिग आउट करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट प्लीज नो योरसेल्फ, देन डिग आउट योर ऑप्शंस कि आपके पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, देन ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेज एंड योर बैकअप प्लान एज वेल, एंड देन ऑफ कोर्स योर स्कोप ऑफ द वर्क। आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है मेरे ख्याल से एक अच्छे करियर की तरफ जा सकते हैं और हम एक लॉजिकल कंक्लूजन और वाइज डिसीजंस को ले सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुस्तफीद रहा होगा। मिस महविश खान जो कि बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट है हमारे साथ मौजूद थी। अगर आप किसी सवाल कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप ये शो दोबारा देखिए। नाज़रीन, अभी तक जो भी डिस्कस हुआ, फिर से कहूँगा कि मैं महविश का बार बार शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी हमें ज्वाइन करती रहेंगी इनमें सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर वक्त इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और मैं हमेशा आप लोगों को जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना जो है इस तरह से साइड में काम भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है उसकी तरफ आ रहे हैं, जस्ट बुकिश नॉलेज की तरफ नहीं, आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी की जानिब से उस्मान से आई और गेस्ट मिस महविश खान को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।